नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जिस पर आज देश भर की निगाहें टिकी रही, क्योंकि भारत की भूमि पर मौजूद है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। और खास उनका ये दौरा हुआ बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा समझा जा रहा है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति का विमान पालाम एयरपोर्ट पर उतरा और पुतिन की अगुवाई के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपने दोस्त को खुद रिसीव किया। विमान से उतरने के बाद दोनों नेता चिर परिचित अंदाज में मिलते हुए नजर आए, जहां पुतिन ने पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे से गले भी मिले। तो एयरपोर्ट पर पुतिन के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में पीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद ही खास, क्योंकि इस दौरे के दौरान रूपरेखा तैयार की जाएगी। भारत और रूस की जो मित्रता है वो आगे और कितनी घनिष्ठ होती है और कैसे घनिष्ठ होती है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और देखिए किस तरीके से व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती मिलती है इस दौरे के दौरान, ये भी देखना होगा। ये 2 बेहद ही खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां वेलकम किया गया है राष्ट्रपति पुतिन का। पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पीएम आवास पर राष्ट्रपति पुतिन, और क्योंकि एक प्राइवेट डिनर वहां पर रखा गया है राष्ट्रपति पुतिन के लिए, जो कि पीएम आवास पर है, तो ये दोनों तस्वीरें बेहद ही खास। और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की भारत का जो दौरा है उसका आगाज हो जाता है। तो खास तस्वीरें हैं। और इसी के साथ भारत के इस दौरे के दौरान, क्योंकि उन्हें बैठक में भी शामिल होना है और इस बैठक में विस्तृत चर्चा होगी इस बात को लेकर कि आखिर रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में भारत और रूस साझेदारी के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो साथ ही साथ संभावना यह भी है कि करीब 15 डील पर साइन भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बनी हुई है, जो कि भारत के लिए भी बेहतर होगा और साथ के साथ रूस के लिए भी। तो देखिए किस तरीके से बेहद ही खास ये दौरा राष्ट्रपति पुतिन का समझा जा रहा है। और इस दौरे के दौरान हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए भी कि आखिर ये दौरा कई मायनों में किस तरीके से खास है। तो चलिए, राष्ट्रपति पुतिन का जो भारत का दौरा है आपको बताते हैं, क्योंकि भारत पहुंच चुके हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन और इसी के साथ उनके दौरे का आगाज हो चुका है। पालाम एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है और दोनों गले भी मिलते नजर आते हैं। तो बड़े देशों के जब प्रतिनिधित्व इस तरीके से मुलाकात करते हैं गर्मजोशी के साथ, तो वाकई ये खास हो जाता है। और भारत और रूस की मित्रता तो वैसे भी सबके सामने है, और भी खास तस्वीरें जब पालाम एयरपोर्ट पर नजर आते हैं दोनों गले मिलते हुए। तो राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने रिसीव किया है और खुद पालाम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद रहे जब राष्ट्रपति पुतिन का विमान पालाम एयरपोर्ट पर पहुंचा, और इंतजार किया गया कि कैसे वो अपने विमान से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद अमूमन ये देखा जाता है कि एक लॉन्ग हैंडशेक होता है ऐसे बड़े देशों के जब प्रतिनिधित्व करने वाले पहुंचते हैं तो, लेकिन हैंडशेक तो हुआ ही, साथ के साथ पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया। तो वो तस्वीर बेहद ही खास थी। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है। ये सम्मान है, ये गर्मजोशी है, स्वागत करने का भारत का ये अंदाज है। और इसी के साथ अब आपको बता दें 5 सितंबर को क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 10 बजे राजघाट में महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि देंगे। तो 5 दिसंबर को ये उनका कार्यक्रम है, यानी कि कल का ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है रूसी राष्ट्रपति का। सबसे पहले क्योंकि वो बापू को नमन करेंगे और राजघाट में पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सुबह करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब हैदराबाद हाउस में शिखर बैठक में सम्मिलित होंगे राष्ट्रपति पुतिन और इस दौरान चर्चा होगी। कई अहम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, विशेष दौरा और उस दौरे के दौरान उनका मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहेगा वो आपको समझा रहे हैं। बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार समझौतों पर मोहर लगेगी और ये बेहद ही अहम है। इससे भारत को भी फायदा होगा, रूस को भी फायदा होगा। तो शाम 4 बजे भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और इस दौरान अपने अपने संबोधन में दोनों क्या प्राथमिकता रखते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा
कि आखिर किस तरीके से क्या नैरेटिव और क्या एजेंडा रखा जाता है दोनों की तरफ से। शाम 7 बजे राज्य भोज द्रौपदी मुर्मू करेंगी इसकी मेजबानी। तो देखिए राज्य भोज भी आयोजित किया जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मेजबानी भी करती हुई नजर आएंगी। देर शाम पुतिन भारत से रूस लौट जाएंगे, उससे पहले तक उनके क्या कार्यक्रम है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए हैं। जहां शुरुआत उनकी होगी 10 बजने के साथ, जब 10 बजे वो राजघाट पर पहुंचेंगे। और देखिए प्रोटोकॉल ऐसा होता है, ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, यानी कि डिले नहीं किया जाता इसको, इसीलिए इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आपका मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहेगा। तो देखिए रूस भारत दोस्ती की नई ऊंचाई 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। और देखिए ये सम्मेलन बेहद ही खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें चर्चा होगी कि आखिर आगे क्या, उसकी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और साथ ही साथ रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के समझौतों पर मोहर लगेगी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि रक्षा क्षमता जिस तरीके से अभी हमने देखी और वो रूस के बदौलत हो पाई, जहां Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और S-400 सिस्टम पर चर्चा। S-400 की ताकत अभी हमने हाल ही में देखी है कि भारत ने इस डिफेंस सिस्टम के जरिए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था, और वो डिफेंस सिस्टम रशिया से सामने आया जिसकी चर्चा लगातार हुई थी उस वक्त भी, और अब भी जब रूसी राष्ट्रपति मौजूद है भारत की धरती पर तब भी चर्चा होगी। तो लंबी दूरी की मिसाइलों और तकनीक हस्तांतरण पर भी विचार किया जाएगा। लगातार भारत अपनी रक्षा क्षमता में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। तो HAL जेट रखरखाव में सहयोग करेगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखरखाव में सहयोग करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए भारत जहां एक तरफ आत्मनिर्भर भी बन रहा है, तो वहीं साथ के साथ अपनी रक्षा इजाफा के लिए वो रूस के साथ भी अपने संबंध को और ज्यादा सुदृढ़ कर रहा है। तो SCO और ब्रिक्स मंचों पर सहयोग की समीक्षा भी होगी कि आखिर दोनों जो प्रतिनिधित्व करने वाले इतने बड़े देशों के, वो किस तरीके से एकजुट रहे ताकि ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी सहयोग के साथ अपनी बात प्रमुखता से रख पाए। तो SCO और ब्रिक्स मंचों पर सहयोग की समीक्षा की जाएगी। तो रूस भारत दोस्ती की ये नई ऊंचाइयां सामने आ रही हैं जो कि सभी को चौंका भी रही हैं, क्योंकि दुनिया की नजरें थी कि आखिर ये भारत का दौरा किस तरीके से खास रहता है राष्ट्रपति पुतिन का। तो देखिए वाजपेयी सरकार में भारत आए विदेशी मेहमान, अब उनके हम आपको नाम बता देते हैं। जहां बिल क्लिंटन अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति आए थे जब वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौरान ये विदेशी खास मेहमान पहुंचे थे। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का भी खास दौरा रहा था, इस दौरान वो भी पहुंचे थे, उनका भी भव्य स्वागत किया गया था। तो ये सब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ था। तो जापान के पूर्व PM यासुओ फुफुदा और क्योजो ओबुची भी पहुंचे थे। तो देखिए ये खास मेहमान और विदेशी मेहमान पहुंचे थे। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक शिराक भी पहुंचे थे। और इसी के साथ तो देखिए लगातार चर्चा इसको लेकर कि आखिर विदेशी मेहमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किस तरीके से पहुंचे थे, किन नेताओं की हुई थी मुलाकात, वो आपको बता देते हैं। मुलायम सिंह यादव की मुलाकात इस दौरान हुई थी वाजपेयी सरकार में, क्योंकि ये देखा जा रहा है जहां नेता प्रतिपक्ष की ओर से, राहुल गांधी की ओर से वर्तमान समय में ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है राष्ट्रपति पुतिन से, जिसके चलते हम आपको ये समझा रहे हैं कि कब कब मुलाकात हुई है। तो किन नेताओं से मुलाकात हुई है, उसमें ज्योति बसु का भी नाम है, वाजपेयी सरकार के दौरान ये मुलाकात हुई। और साथ ही किन नेताओं की मुलाकात में हरिकिशन सुरजीत का भी नाम है, उन्होंने भी मुलाकात की जब विदेशी मेहमान पहुंचे भारत की धरती पर।
तो उनसे मुलाकात करते हुए नजर आई। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी मुलाकात करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति 2006 में आए थे जब मनमोहन सरकार थी। और देखिए विदेशी मेहमानों की लिस्ट में बराक ओबामा भी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति 2010 में अपने भारत के दौरे पर पहुंचे थे और मनमोहन सरकार उस वक्त थी। तो साथ ही व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति 2007-2012 में आए थे और उस दौरान भी मनमोहन सरकार थी। साथ ही दिमित्री मेदवेदेव रूस के पूर्व राष्ट्रपति, वो 2010 में पहुंचे थे और उस दौरान भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो हू जिनताओ चीन के पूर्व राष्ट्रपति 2006 में आए थे और मनमोहन सरकार उस दौरान थी। और ये खास विदेशी मेहमान जो कि भारत की धरती पर समय समय पर पहुंचते रहे हैं। तो वैन जियाबाओ चीन के पूर्व प्रधानमंत्री 2010 में पहुंचे थे। और इसी के साथ तो देखिए मनमोहन सरकार में ये विदेशी मेहमान सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी विदेशी मेहमानों ने। साथ ही साथ लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की थी। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वर्तमान में चर्चा गर्म हो गई है और सियासी माहौल भी बढ़ता जा रहा है कि आखिर मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है। तो मुरली मनोहर जोशी ने भी विदेशी मेहमानों से मनमोहन सरकार के दौरान मुलाकात की थी। अरुण जेटली ने भी मुलाकात की थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय विपक्ष में थे ये लोग। तो वहीं नितिन गडकरी ने भी मुलाकात की थी। तो वो नेता जिन्होंने विदेशी मेहमानों से मुलाकात की थी उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। वेंकैया नायडू ने भी मुलाकात की थी विदेशी मेहमानों से जब वो भारत की धरती पर पहुंचे थे अपने दौरे के दौरान और उस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो यशवंत सिन्हा ने भी मुलाकात की थी इन मेहमानों से खासतौर पे। और राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की थी उस वक्त जब विदेशी मेहमान पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ लगातार ये वो नाम जो कि अलग अलग वाजपेयी सरकार में, मनमोहन सरकार में मुलाकात करते हुए नजर आए। तो देखिए यही चर्चा कि आखिर अब जो सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह सवाल कर दिया है कि आखिर उनको क्यों नहीं राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात का अवसर दिया जा रहा है, क्या ये भाजपा सरकार की इनसिक्योरिटी है, इस तरीके के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दिया है कि कब कब किन नेताओं ने कैसे मुलाकात की है विदेशी मेहमानों से और क्या परंपरा रही है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, जहां संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार कई मुद्दे उठा रहा है। चौथे दिन भी संचार साथी ऐप को लेकर संसद सत्र में हंगामा हुआ और आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन रहा। आपको बता दें कि आज संसद के भीतर सदन की कार्यवाही शांति से चलती रही, लेकिन बाहर हंगामा देखने को मिला। चौथे दिन की शुरुआत प्रदूषण के मुद्दे से हुई और फिर शाम को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा बिल 2025 पर चर्चा के साथ समाप्त हुई। इस बिल पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। उठाया, ऑलरेडी उठाए हैं, बहुत दफे उठाए हैं, सालों से उठा रहे हैं। हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी ने यहाँ धरना भी दिया था, ये लोग पैसा नहीं देगा, इसीलिए वो गरीब का पैसा के मांग के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। GNRDGA से लेकर सब कुछ मिला के 2 लाख करोड़ की ड्यू है बंगाल गवर्नमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया, हाई कोर्ट ने बताया ड्यू देने के लिए, MG एनर्जी का ड्यू देने के लिए, फिर भी यूनियन गवर्नमेंट नहीं सुन रहे। इसीलिए हम प्रोटेस्ट में हाजिर है, स्लोगन शाउट कर रहे हैं और जुलूस लेकर पार्लियामेंट के अंदर। तो देखिए शीतकालीन सत्र के दौरान आज चौथा दिन और इस दौरान वायु प्रदूषण का मुद्दा सबसे ज्यादा सदन के बाहर भी गूंजा और सदन के भीतर भी गूंजा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से विपक्ष ने हल्ला बोला है इसके खिलाफ, जहां आज भी सदन में विपक्ष का हंगामा रहा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है, जहां सड़क से लेकर सदन तक ये प्रदर्शन सामने आया है। तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो रुपए की गिरती कीमत को लेकर विपक्ष का हंगामा सामने आया है। तो मुद्दे अलग अलग सामने आए हैं, जहां रुपए की क्योंकि कीमत गिर रही है, ये मुद्दा भी उठाया सदन के अंदर और साथ ही साथ इसको लेकर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। तो
ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्रदर्शन किया गया है और यह संकेत दिया गया है कि सांस लेना भी अब दूभर हो गया है। तो कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिन पर आज सदन के भीतर चर्चा हुई है और सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला है। तो स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक भी इस दौरान पेश किया गया है। तो आज चौथा दिन था शीतकालीन सत्र का। तो विपक्ष ने सरकार पर ठोस कदम उठाने का दबाव डाला है कि आखिर जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रही है, इस पर सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की गई है सदन के भीतर। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा का विषय सदन के अंदर रहे हैं। तो राज्यसभा में तंबाकू उत्पादों पर नए टैक्स का प्रस्ताव भी सामने आया है, उसको लेकर विस्तृत जानकारी भी साझा की गई है। तो सदन में संशोधित बिल पर भी चर्चा हुई है कि आखिर जो संशोधन किया गया है वो कितना जरूरी था, कितना नहीं जरूरी था, उसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर हंगामा जबरदस्त देखने को मिला, चाहे फिर बात सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर हो, क्योंकि जमकर प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। और देखिए, लगातार चर्चा सदन की हम लोग कर रहे थे क्योंकि शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था और इस दौरान वायु प्रदूषण को लेकर भी चर्चा हुई थी। और अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नगर निकायों में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पूरी लिस्ट बनाई जाए और उसे संबंधित कमिश्नर और आईजी को दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं। पहले चरण में प्रशासनिक अधिकारियों को इन केंद्रों के लिए लोकेशन तय करने, सुरक्षा व्यवस्था करने और संदिग्ध विदेशी लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पहचान करने, लिस्ट बनाए और हिरासत में लेने की कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। है आदरणीय मुख्यमंत्री का, और लगातार मैंने देखा है आदरणीय योगी जी जिस तरह से जब से उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, सुरक्षा को लेकर और प्रदेश के चौमुखी विकास को लेकर वो गंभीरता से काम करते हैं। और ये चूंकि देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसमें घुसपैठिए और रोहिंग्या बहुत बड़ी तादाद में, उत्तर प्रदेश चूंकि 25 करोड़ आबादी का राज्य है और आप देख रहे हैं कि यहाँ कई ऐसी हमारी सीमाएं हैं जो दूसरे राज्य मुल्कों से जुड़ी हुई हैं और वहां से घुसपैठ भी हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए ये फैसला प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए देश हित में बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, जिनका लाभ भी रुक रहा है और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हमेशा से उनका जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको आप इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर कई बार समीक्षा की है और अपने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा है। तो ये फैसला जो उन्होंने लिया है ये देश हित में। बीजेपी के लोग भी घुसपैठियों का पता लगा रहे हैं। अब ये अधिकार उनको किसने दिया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से ये अधिकार तो प्रशासन के लोगों का है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का है, बॉर्डर फोर्सेस के लोगों का है, गृह मंत्रालय का है। लेकिन क्योंकि इनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी ही गृह मंत्रालय है, ये देखिए, ये एक नया कारनामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये खुद ही ढूंढ रहे हैं। ये काम सरकार का है और सरकार और पार्टी में फ़र्क होता है, इतना जान लेना चाहिए। घुसपैठिए बिहार में गए तो बिहार में जब एसआईआर हुआ तो घुसपैठिए मिले 319। ये जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ घुसपैठियों का मुद्दा लेकर पहुँचते हैं और उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कर कर वोट लेते हैं। उसके बाद वहाँ से घुसपैठिए के मुद्दे को बैग में रखकर अगले प्रदेश में चले जाते हैं। अब ये बंगाल और उत्तर प्रदेश पहुँच गए हैं। मुद्दा वही है। आसाम में इनकी सरकार है। पिछले 4.5 सालों में आसाम सरकार ने जो घुसपैठियों का मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा उठाते हैं, मात्र 1416 लोगों को, ये सरकारी आंकड़ा है आसाम सरकार का, बांग्लादेश वापस भेजा है। ये
तो घुसपैठियों की अब खैर नहीं है और इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला दिया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस फैसले के जरिए क्या निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो यूपी से बाहर होंगे घुसपैठ करने वाले, जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में योगी सरकार है। तो योगी सरकार घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि तैयारी करने को कह दिया गया है अधिकारियों को और इसीलिए कार्रवाई को सख्त कहा जा रहा है। तो हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आखिर कौन कहां रह रहा है, कब से रह रहा है और कैसे रह रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। तो यूपी में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज होगी, झुग्गी झोपड़ियों में टीम्स पहुंच रही हैं। तो 17 नगर निकायों को सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं और देखिए बाकायदा इसकी पूरी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। तो रोहिंग्या बांग्लादेशी की पहचान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखिए यूपी से अब घुसपैठ करने वाले इसी के साथ बाहर हो जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार अब इसको लेकर सख्त हो चुकी है और इसीलिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है कि कहीं खतरा तो नहीं है, इस लिहाज से भी ये ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तो नगर निकायों को तत्काल सत्यापन के निर्देश दिए जा रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट से आप कितना आपकी जानकारी मेल खाती है ये भी देखा जाएगा। तो रोहिंग्या बांग्लादेशी प्रवासियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो बिना दस्तावेज वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास भारत के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश इसी संबंध में अधिकारियों को जारी किए हैं और अब अधिकारी इसको अमल में लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सर्च अभियान में तेजी लाएं, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया और घुसपैठियों को वापस भेजने में ढिलाई ना बरती जाए। ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कह दिया गया है कि जो जहां से आया है उसे वहीं भेज दिया जाए। इसको लेकर निर्देश साफ है सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो देखिए घुसपैठियों की खैर नहीं है, जहां नगर निगम और पुलिस मिलकर ये विशेष अभियान चला रही है और इस अभियान से ये फायदा होगा कि पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर कौन कहां रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके पास भारत के जो मूल डॉक्यूमेंट्स है क्या वो मौजूद हैं। अब ये पूरा खुलासा हो जाएगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े निर्देश इसी के तहत दे दिए गए हैं। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।